Namaste and a very warm welcome to all of you on the first lesson of एग्ज़ाम से कॉन्सेप्ट। आज हमारा ये फर्स्ट लेसन है और आई एम एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस जर्नी। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा एग्ज़ाम से कॉन्सेप्ट क्या है। हम तो कॉन्सेप्ट से एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, बट ये एग्ज़ाम से कॉन्सेप्ट क्या है। द आइडिया बिहाइंड दिस प्लेटफॉर्म इज़ टू डिकोड द क्वेश्चंस। हम क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में रेप्यूटेड एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उसको डिकोड करेंगे और वी विल वर्क बैकवर्ड्स। अगर आप लोगों में से किसी ने ये सुना होगा द वर्ड रिवर्स इंजीनियरिंग, ड्यूरिंग टाइम्स व्हेन इंडिया वाज नॉट हैविंग दैट एबिलिटी, जब इंडिया के पास उतनी क्षमता नहीं थी और ऐसे साइंटिस्ट नहीं थे जब हम कुछ नया निर्माण कर सकें, तब जैसे कि युद्ध पोत, सबमरीन्स, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग दूसरी कंट्रीज़ जो यूज्ड सबमरीन्स होते थे उसको ख़रीदते थे और जब तक चल रहा होता था उसको चलाते थे। देन उसको खोल करके और ये हम समझने का कोशिश करते थे कि उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, तो हम बैकवर्ड काम करते थे। दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। उसी तरह से हम एग्ज़ाम से कॉन्सेप्ट में रिवर्स इंजीनियरिंग की तरह काम करेंगे। एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन उठाएंगे, रेप्यूटेड क्वेश्चंस उठाएंगे और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ना कि बस एक आंसर कि ये आंसर होगा या दूसरा कोई आंसर होगा। वी विल अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द क्वेश्चन एंड व्हाट द एग्जामिनर इज ट्राइंग टू आस्क। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड स्टार्टिंग एग्जाम से कॉन्सेप्ट। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द कोड ऑफ द डे। Every day we should start with a new mindset and a positive approach. So today the quote of the day is think positive and positive things will happen. So आप लोग जानते होंगे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव रहता है। हम जैसा सोचते हैं इन लॉन्ग टर्म वी रीच टू दैट पोजीशन और वी रीच टू दैट कैपेबिलिटी। इसलिए अगर हम हमेशा अपना थॉट पॉजिटिव रखेंगे देन पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन। इट्स लाइक यूनिवर्स अट्रैक्ट्स वॉट एवर यू थिंक। सो अगर आप अच्छा सोचेंगे तो यूनिवर्स विल सेंड एनर्जीज अकॉर्डिंग टू विच यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव एंड गुड थिंग्स। अगर आप निगेटिव सोचेंगे और अगर आप डाउट के तरीके से सोचेंगे तो यूनिवर्स आपको वैसे ही सिग्नल्स देगा, वैसे ही एनर्जीज देगा। सो आप उसी तरह से उसी मुकाम पे पहुंचेंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक पॉजिटिव एंड देन ओनली यू कैन रीच greater heights in life. So starting today's session, we will keep the session short, just to give you a brief idea about what this session will look like. We will cover 5 important questions and work backwards. We will decode the questions. हमारा आइडिया इस एग्ज़ाम से कॉन्सेप्ट का ये होगा कि हम कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट पे काम करेंगे। आप लोगों ने से बहुत लोगों ने सुना होगा पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप टैक्स सेविंग्स करने का सोच रहे हैं, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट होता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट मीन्स कि आज का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो अगले साल उतना प्लस इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। सो द आइडिया बिहाइंड एग्जाम से कॉन्सेप्ट इज कंपाउंडिंग। हम रोज कुछ शॉर्ट टॉप एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 5 क्वेश्चंस लेंगे एंड वी विल डिकोड देम। इन 5 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से वी विल बी एबल टू सॉल्व अनदर 10 क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन और या फ्यूचर एग्जामिनेशंस में या प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। एंड दिस इन over a time period will compound to a larger knowledge base of the learner. इसीलिए एग्ज़ाम से कॉन्सेप्ट हम बहुत बड़े वीडियोस नहीं बनाएंगे, 1 घंटे 1.5 घंटे, बहुत सहूलियत से 5 क्वेश्चंस लेंगे, उसको डिकोड करेंगे एंड ये 5 क्वेश्चंस आपको अगले 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे। और यहाँ पे कंपाउंडिंग अगर आप डेली इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे तो एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स आपके पास एक बढ़िया नॉलेज बेस होगा जिससे आप किसी एग्ज़ाम में बैठने के लिए कॉन्फिडेंट फील करेंगे। So let's take the first question of today's session. So the first question is, which of the following best distinguishes the IMF from the World Bank?
Option A is IMF primarily deals with monetary or financial stability and balance of payments issues, while the World Bank focuses more on development and long-term projects. Option B, IMF exclusively funds infrastructure projects. अब देखिए ये ऑप्शन बी, यहाँ पे वर्ड आया है एक्सक्लूसिवली, मतलब आपको एक दिमाग अटेंटिव हो जाना चाहिए। एक्सक्लूसिवली मतलब ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स में आ जाता है। सो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर 98 to 99% ऑन अ रॉन्ग साइड। सो अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं तो आप उसको स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हैं। सो बी इज डेफिनेटली रॉन्ग। Now we'll move forward to option C. World Bank controls exchange rates of all countries. Countries means there are 193 countries. अगर World Bank अगर सारे countries का exchange rate को control करने लगा, then it will be a mess. One institution cannot control exchange rates of 193 countries. So there is a red signal. So by this thought process we can eliminate this statement as well. Now we will go to last statement, D. IMF is a specialized agency of the World Trade Organization. अब यहाँ पे आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का IMF पार्ट है या नहीं है, इसके लिए आपको बेस होना चाहिए। बट ओवरऑल इफ़ यू लुक वी हैव सेग्रीगेटेड 2 ऑप्शंस। हमने 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, अब हमें चॉइस 2 पे रखना है। One thing I'll suggest that if you are attempting these questions while listening to the video, आप पॉज कर सकते हैं और पॉज करने के बाद आप उसका ऑप्शन चूज कर सकते हैं, and when you are done you can progress with the explanation. So with the thought process and the knowledge I have, I can say that IMF and World Trade Organizations are 2 separate bodies. It is not related to each other. So यहाँ पे आंसर होगा A. IMF primarily deals with monetary or financial stability and balance of payments issues, while the World Bank focuses more on the development and long-term projects. So this is how we will try to solve questions. Whatever is there, we will try to decode the options and eliminate the options. Now moving forward, possible follow-ups. यहाँ पे वो ज़रूरी चीज़ है जो क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर्स में, उससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं. So this slide will tell you about the follow-up questions that can be asked. So the first follow-up question that can be asked in any one-day examination, or if you are attempting SSC, CGL or any banking exams, that IMF headquarter कहाँ पे है? Where is IMF headquarters located? So it is located in Washington DC, USA. Another possible question that can be asked is World Bank Group institutions. कौन कौन से institutions हैं World Bank के अंदर आते हैं? So there are institutions which are named as IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, IDA, International Development Association, IFC, International Finance Corporation, MIGA, Multilateral Investment Guarantee Agency, ICSID, International Center for Settlement of Investment Disputes. So these are the important group institutions of World Bank. In one-day examinations or SSC CGL, when I was going through the previous year question, I found that कभी-कभी ये होता है कि इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है. जैसे MIGA का फुल फॉर्म मैंने देखा किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है. सो इट विल बी हेल्पफुल, और वो वहाँ पे अगर आपको याद है तो आपने वो क्वेश्चन बनाया तो वेल एंड गुड, आपको 1 नंबर मिलेगा. नहीं तो क्या होता है इन छोटी छोटी चीज़ों में, कभी मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी आपको याद नहीं आया तो उसके ही रेलेवेंट MIGA के उसी वर्डिंग से आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे. सो ये एक इजी कैच होता है अगर आप फुल फॉर्म्स याद रखें तो, इसलिए मैंने सबका फुल फॉर्म यहाँ पे मेंशन किया है. नाउ थर्ड इज स्पेशल ड्राइंग राइट. स्पेशल ड्राइंग राइट से भी मैंने देखा है क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉलो अप दैट कैन बी आस्क्ड. So what is special drawing right? It is a supplementary foreign exchange reserve asset defined and maintained by IMF. So यहाँ पे क्वेश्चन अराइज कर सकता है या क्वेश्चन
पूछा जा सकता है या किसी सिलेक्शन में रहेगा कि ABC में कौन सा सही है या नहीं है, उसमें ये भी पूछा जा सकता है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज मेंटेन्ड बाय वर्ल्ड बैंक, तभी आपको क्लिक करना है। नहीं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स इज मेंटेन्ड बाय IMF. It is not a currency. Its value is based on a basket of currency reviewed every 5 years. So यहाँ पे main points to remember is it is not a currency like dollar or yen or rupee. It's not a currency. It's just a reserve asset that is maintained by IMF. It is a basket of currency. मतलब different करेंसीज का एक वो बास्केट है, जैसे फ्रूट बास्केट होता है, डिफरेंट फ्रूट्स का एक बास्केट होता है, उसमें अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, वैसे ही ये डिफरेंट करेंसीज का एक बास्केट है जिसका रिव्यू IMF करती है एवरी 5 years पे। तो फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज इट इज़ अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट, इट इज़ नॉट अ करेंसी, एंड थर्ड इट इज़ रिव्यूड एवरी 5 years। सो ये हो गया स्पेशल ड्राइंग राइट्स। Coming on to the next follow-up that can be asked is IMF quota. What is IMF quota? So IMF quota is a monetary contribution assigned to each member country. So IMF quota क्या होता है कि हर एक कंट्री को एक डेफिनिट कोटा डिफाइंड होता है। You cannot compare India with Zimbabwe or like Brazil cannot be compared with USA. सो जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होता है वो मॉनेटरी कोटा जो डिफाइन होता है वो IMF करता है, इसको IMF कोटा कहते हैं। reflects a nation's relative size in the world economy. As I told you that it reflects the size in the world economy. उसका GDP कितना है उस कंट्री का, उस पे IMF कोटा डिफाइन होता है, उसी से उसका वोटिंग पावर डिसाइड होता है और उसी से उसका मैक्सिमम फाइनेंशियल कमिटमेंट और जो वो लोन ले सकता है IMF से। यू गाइज मस्ट बी अवेयर दैट IMF गिव्स लोन टू इन द इंस्टीट्यूशंस अंदर IMF गिव लोन टू आइदर डेवलपिंग कंट्रीज और द कंट्रीज विच आर पुअर। सो उससे वो उस कोटा से डिफाइन होता है कि वो कितना कैपेसिटी में बोरो कर सकता है। IMF कैनॉट गिव लाइक एंडलेस मनी टू द कंट्रीज, क्योंकि उसके पास भी एक रिजर्व बजट होता है, राइट। सो द कंट्रीज विल हैव टू फॉलो द IMF कोटा एंड अकॉर्डिंग टू विच द लोन्स आर गिवन। ठीक है, IMF कोटा इज क्लियर, आई गेस। Now coming on to the next thing, balance of payments. What is balance of payments? Most of you guys must be aware of the balance of payment BOP crisis that we had in 1990s, the early 1990s. So due to which there was changes in the economic structure of the India, and तभी से ही वो एक न्यू एरा शुरू हुआ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में। सो व्हाट एक्चुअली इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन अ कंट्रीज रेसिडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर ए स्पेसिफिक टाइम। सो अगर आपसे कोई पूछे कि BOP क्या है, सो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो एक पर्टिकुलर कंट्री के रेसिडेंट्स कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, बाहरी आउटर वर्ल्ड के साथ एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे, सो उसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहेंगे। ओके, सो आई गेस द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट group institutions that I found is important and can be asked is IBRD. IBRD, as we mentioned earlier, is International Bank for Reconstruction and Development. So बहुत सारे one-day exams में और even in UPSC they'll ask what is the role of IBRD, or is this there will be a statement where IBRD does this. Is this correct or incorrect? There can be 3 other statements and you'll have to choose which among them are correct. So what is IBRD? IBRD provides commercial grade market loans and advice to middle income and credit worthy low income countries. So the point that you need to remember here is it provides commercial grade market loans and advice to middle income and credit worthy low income countries. So you'll have to remember the word middle income and credit worthy low income countries. It doesn't mean that they can straight away give loans to every country. It should be credit worthy so that they can have a chance or they can think of getting that loans back. So
two points that you can remember here is middle income and credit worthy low income countries. I hope IBRD is clear now. The second institution that I found it to be important was IDA. IDA refers to International Development Association. It is a World Bank agency and it provides zero to low interest credits and grants to world poorest developing nations. So होता क्या है कि there are countries which are economically very poor. So in those situations, just to get out of that situation, these international institutions give loans or grants to them. So the loans given to them are of very low interest rates. The interest rates are very minimal so that they don't have any extra burden on their economic scenario. So IDA provides zero to low interest credits and grants to world poorest developing nations. So this is not for middle income or low income countries. It is for world's poorest developing nation. यहीं पे ये डिफरेंस आता है IDA और IBRD में. So IBRD gives loans to middle income countries and IDA provides loans to world's poorest developing nations. So this is how we will decode and work backwards. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात किया रिवर्स इंजीनियरिंग का. So क्वेश्चन पूछा गया था IMF के रिलेटेड, वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड, there were options and we decoded the what next can be asked. What are the group institutions? Where is the IMF headquarter located? Special drawing rights is a foreign exchange reserve asset. वो भी IMF के अंडर आता है. So we decoded different aspects of the same question. So that's how exams a concept works. Now moving on to our second question. So the second question is, which of the following statements regarding a money bill is correct? So the first option is the Speaker of the Lok Sabha certifies whether a bill is a money bill. Option B, Rajya Sabha can reject a money bill. Option C, the President can return a money bill for reconsideration. Option D, it can be introduced in either house of the parliament. So जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, you can while attempting the question you can pause the video and you can solve the question and have a mind makeup that this option is correct. अगर आप ने mind makeup कर लिया है, then you can proceed with the explanation. And one more thing that I want to bring into notice that यहाँ पे हमने जो 5 क्वेश्चंस लिए हैं और उससे रिलेवेंट में भी जो डेटा और डिकोडिंग कर रहे हैं उससे 10 और क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं. सो आई वोंट बी टेकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एनी वन सेक्शन लाइक ज्योग्राफी, पॉलिटी और सोशल साइंसेज और करंट अफेयर्स. आई विल टेक फ्रॉम एवरी एरिया सो दैट आपका माइंड जगल करे. इट इज़ नॉट फोकस्ड कि हम आज तैयारी करके आए हैं सोशल साइंस का या पॉलिटी का या ज्योग्राफी का तो हम बस वही पढ़ेंगे. इट्स लाइक द माइंड शुड जगल और वो चारों तरफ सोच सके. दैट्स वाई द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, द रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस, और सेकेंड यहाँ पे आ गया है पॉलिटी. सो कमिंग बैक टू क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज अबाउट मनी बिल. सो यहाँ पे आपका नॉलेज बेस होगा तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. अगर नहीं होगा देन दिस इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन. यहाँ पे आप एलिमिनेशन बहुत यूज़ नहीं कर पाएंगे. सो द फर्स्ट option was the Speaker of the Lok Sabha certifies whether a bill is a money bill. It is 100% correct because the money bill is introduced in Lok Sabha and the Speaker is the one who certifies that a bill is a money bill is a money bill or not. Option 2, if you can go ahead, then it is Rajya Sabha can reject a money bill. No, Rajya Sabha cannot reject a money bill. It can only advise on the money bill and give suggestions or the recommendations, but it cannot reject a money bill. Option C, the President can return a money bill for reconsideration. Again, this statement is wrong. The President cannot return a money bill for reconsideration because
it is introduced by the prior recommendation of the president. वो president से पूछ के ही introduce किया जाता है money bill. So the president cannot return a money bill for reconsideration. It can be introduced in either house of the parliament. While explaining option 1, I told you that money bill बस लोक सभा में आता है and it can be introduced only in the Lok Sabha. Now moving ahead with the following follow-ups, the possible follow-ups that can be asked in different or several examinations. So the first question is difference between money bill and finance bill. So ये मेजर कॉन्सेप्ट है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या डिफरेंस है. सो द मनी बिल डील्स विथ स्पेसिफिक फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेस, बोरोइंग्स एंड कंसोलिडेटेड फंड. अगर आपने इफ़ यू कैन रिकॉल जब आधार का बिल आया था एंड इट वाज पास्ड इन द लोकसभा, तभी वो मनी बिल के रूप में लाया गया था. सो द मनी बिल डील्स विद या तो जीएसटी का बिल आया था, सो जीएसटी वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस थ्रू अ मनी बिल. सो मनी बिल डील्स विथ स्पेसिफिक फाइनेंशियल मैटर्स लाइक टैक्सेस, बोरोइंग्स एंड द कंसोलिडेटेड फंड, वेयर एज a finance bill introduced during union budget include tax changes along with other legislative matters. So आप इससे ये पता लगा सकते हैं कि फाइनेंस बिल जो है वो यूनियन बजट के दौरान हम हर साल लाया जाता है. व्हेनेवर देयर इज़ अ यूनियन बजट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, तभी फाइनेंस बिल लाया जाता है. सो वी कैन कम टू अ कंक्लूजन दैट ऑल मनी बिल्स, जो मनी बिल्स होता है, आर फाइनेंशियल बिल्स, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स कैनॉट बी मनी बिल. इन फाइनेंशियल बिल्स यू कैनॉट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस. जैसे जीएसटी था, जीएसटी में टैक्सेस का स्ट्रक्चर चेंज हुआ, तो वो मनी बिल के थ्रू ही कर सकते हैं. आप यूनियन बजट में फाइनेंस का बिल ला करके और ये टैक्स का स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते. सो that's why it is said all money bills are financial bills, but not all financial bills are money bills. I hope it is clear. Now second important thing that I noticed is through the option, it can be like the statements can be varied in different scenarios or different examinations. जो examinations आप दे रहे हैं उसके difficulty level पे ही आपको statements आपको मिलेंगे. तो मैंने आपको बताया राज्यसभा कैन ओनली रिकमेंड चेंजेस एंड कैनॉट रिजेक्ट अ मनी बिल. एंड वन मोर थिंग इन एडिशन दैट आई फाउंड इट टू बी इम्पॉर्टेंट, जो आपको बताना कि दैट इट कैन रिटेन इट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट. मतलब जब से राज्यसभा के पास मनी बिल गया, अगर राज्यसभा को कोई रिकमेंडेशन और सजेशन देना है तो वो दे सकता है. इट इज़ इन हिट्स, वो केपेबल है और वो दे सकता है रिकमेंडेशन, बट इट कैन ओनली रिटेन द मनी बिल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days. 14 days के बाद अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो देन इट इज़ डीम्ड टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा. सो द 14 days लिमिट इज़ अ टाइमलाइन. किसी किसी एग्जामिनेशंस में आपको ये 14 days कैन बी आस्क्ड एज 7 days, 28 days. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर इज 14 days. जैसे ही राज्यसभा के पास बिल गया, इट कैन रिटेन और कीप इट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट. नाउ another important thing that I found to be important, relevant to one-day examinations or the many different examinations that are held, is money bill cannot be introduced without the prior recommendation of the president. So president has to recommend before introducing a money bill. So the government cannot introduce a money bill straight away in the Lok Sabha. The prior permission of the president needs to be taken, and it comes under article 110. It is article 110. And as discussed during options, I told you that president cannot return a money bill for reconsideration because it is like allowed to be presented in the Lok Sabha by his permission. So ideally the president cannot return a money bill for reconsideration. So we have covered just two questions, but you can see the depth of the questions and what
questions can be created by these follow-ups. So if you are solving just one question, it is equivalent to 10 questions. And that's why I told you that the compounding effect will work here in our platform, the Exam-Se concept, because it is not just about solving one question. It is about solving 10 different questions, 10 different angles, and thinking about 10 different attributes, and thinking about in 10 different ways in which the questions can be framed.